नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था कि गोलीय लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, और आज अपनी बात करने वाले हैं अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति या फिर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की व्याख्या के बारे में। तो इसी क्वेश्चन को इन दो नामों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसी टॉपिक में कि जो भी अपने अपवर्तन सूत्र को डेरिवेटिव करने वाले हैं उस सूत्र को क्वेश्चन में दे करके पूछा जा सकता है कि इस सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए या इसका निगमन कीजिए। तो कुल मिलाकर के इसी क्वेश्चन को तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। और आइए आज अपनी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके लिए अपने पास एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होगा। तो सपोज दैट ये अपने पास एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष हो गया। ये जो गोलाकार एक पृष्ठ तैयार होने वाला था, इसका केंद्र बिंदु सपोज दैट यहाँ पे है, तो इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये बन जाएगा वक्रता केंद्र C। इसके मुख्य अक्ष पर हमने कहीं इस पॉइंट A पर बिंब को रखा। इस बिंब से हर संभव दिशाओं में प्रकाश किरणें हैं वो निर्गत होंगी। तो माना एक प्रकाश किरण इस प्रकार से संचरित होती है, वो इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, और इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का यहाँ पे हमने लगभग एक सेंटर पॉइंट मान लिया जो कि उसका प्रकाशिकीय केंद्र होगा। तो ये जो प्रकाश किरण होगी वो प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरेगी, तो ये बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से। ए से निर्गत होने वाली एक और प्रकाश किरण सपोज दैट वो इस प्रकार से गति करती है कुछ ऐसे। तो यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। सपोज दैट ये पॉइंट P है, मतलब ए से आने वाली प्रकाश किरण बिंदु P पर आपतित होती है। तो P बिंदु पे अपने एक अभिलंब खींचने की कोशिश करते हैं। तो P बिंदु पे यदि आप अभिलंब खींचोगे तो ये गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे आप अभिलंब खींचते हो तो वो अभिलंब हमेशा उस पृष्ठ के केंद्र बिंदु यानी कि यहाँ वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो यहाँ P पॉइंट पर आप एक अभिलंब खींचो, वो अभिलंब कुछ इस प्रकार से तैयार होगा, बनेगा। यहाँ पे PC जो रेखा आपको दिखाई दे रही है वो बिंदु P पे एक अभिलंब हो गया। तो ये प्रकाश किरण एक निश्चित माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। सपोज दैट ये पूरा का पूरा माध्यम आप मान सकते हो कांच है या फिर अन्य कोई भी माध्यम है, और इसे पीछे वाला जो माध्यम है वो हवा है। तो पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया समझने के लिए N1, और आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक हमने समझने के लिए मान लिया N2। तो ये प्रकाश किरण हवा से सपोज दैट कांच में प्रवेश करती है, मतलब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। तो ये प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है AP किरण, वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में आना चाहती है। तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे गति करेगी कुछ इस प्रकार से, और यहां पर एक प्रकाश किरण जो अपवर्तित किरण थी वो इस प्रकार आ रही थी, दूसरी इस प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया B। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ एक निश्चित एंगल बनाती है जिसको अपने आपतन कोण I कहते हैं। इसी प्रकार ये डैश डैश जो अभिलंब रेखा है वो इस अपवर्तित किरण के साथ भी एक एंगल बनाएगी जिसको अपने अपवर्तन कोण R कहते हैं। अब अपने यहां से इस कोण को मान लेंगे अल्फा, इस कोण को मान लेते हैं बीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं गामा। तो ये हो गया अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए अपने पास कंप्लीट किरण आरेख एक स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं कि अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होगी। फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन होती है, बहुत सारे बच्चों को समस्या रहती है कि डेरिवेशन टफ होता है, बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूं कि डेरिवेशन को रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। डेरिवेशन को याद रखने की कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप यदि आपके याद रहती है तो डेरिवेशन इजीली आपको याद रहता है।
और स्टेप यदि याद हो गए तो मैथमेटिक इक्वेशन में मैं समझता हूँ किसी बच्चे को जो 12th क्लास में पढ़ता है शायद बहुत कम समस्याएं होती है, यानी कि वो मैथमेटिकल्स को सोल्व कर लेते हैं। तो डेरिवेशन याद करने के लिए आपको केवल और केवल उसके कुछ स्टेप्स याद रखनी होती है। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्टेप्स क्या होंगी। तो अपवर्तन सूत्र की यदि आपको व्युत्पत्ति करनी पड़े तो आपको अपवर्तन नियम काम में लेना है। अपवर्तन का दूसरा नियम जो कि स्नेल का नियम था, मतलब यहाँ पे आपको स्नेल का नियम काम में लेना है। जब भी आप स्नेल का नियम काम में लोगे तो ये जानते हैं कि वहां पे आई और आर की जरूरत पड़ती है। आई और आर सबसे पहले आप ज्ञात करके यहाँ से रखिए ताकि हम आई और आर की सीधी वैल्यू आवश्यकता पड़ने पर पुट कर पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से आई और आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर स्नेल का नियम अप्लाई करने वाले हैं। तो आप आई का मान कैसे ज्ञात करोगे? आई यहाँ पे एक त्रिभुज है अपने पास ए सी पी, उसका बहिष्कोण है। त्रिभुज कौन सा है? ए सी पी, उसका बहिष्कोण है वो आई है। और बहिष्कोण का मान हम जानते हैं त्रिभुज के शेष दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब कुछ बच्चों को समस्या होती है अंतराभिमुख कोण कौन से होते हैं, तो उनको सीधा सा मैं एक फंडा बता देता हूँ याद रखने का कि बहिष्कोण का मान जब भी आपको निकालना पड़े तो ये जो बहिष्कोण जहां भी बनता है, जैसे यहाँ पे ये बहिष्कोण बन रहा है, इसके पास का त्रिभुज वाला अंदर वाला एंगल छोड़ दीजिए, त्रिभुज के शेष दो बचे कोण होते हैं वो अंतराभिमुख कोण होते हैं और इन दोनों का जो योग होता है वही बहिष्कोण के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे आई का जो मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा के तुल्य होगा। तो आप त्रिभुज कौन सा काम में लोगे? ए सी पी। तो चित्रानुसार त्रिभुज ए सी पी में कोण आई बहिष्कोण है, अतः आई का जो मान बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा के योग के बराबर बनेगा। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 में आई का मान निकल के आ गया। अब अपने ज्ञात करना है जी आर का मान। तो आर का मान कैसे ज्ञात करोगे? आर का मान ज्ञात करने के लिए जरा एक त्रिभुज पे गौर कीजिए। त्रिभुज का नाम है बी सी पी। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में यदि आप बहिष्कोण की बात करते हो तो बीटा जो एंगल है वो बहिष्कोण है। तो बीटा का मान फिर किसके बराबर होना चाहिए? बीटा के पास वाला ये एंगल छोड़ दो, शेष दो एंगल बच गए त्रिभुज में आर और गामा, इन दोनों का योग जो होगा वो बीटा के तुल्य होगा। तो इसी प्रकार अपने बात करें, त्रिभुज लिया था बी सी पी, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी पी में बहिष्कोण कौन सा है? बीटा। तो बीटा बराबर क्या बन जाएगा? आर प्लस गामा। आर प्लस गामा, हमें तो यहाँ से आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान कैसे ज्ञात करोगे? आर बराबर बन जाएगा, गामा उधर ले चलो पक्षांतरण करके, आर बराबर बनेगा बीटा माइनस गामा। तो ये अपने पास आर की वैल्यू निकल के आ गई है। तो कुल मिलाकर के हमने आई और आर की वैल्यूज ज्ञात कर ली है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हमें यहाँ से इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर, इस पृथककारी पृष्ठ के ऊपर हमें स्नेल का नियम अप्लाई करना है। तो अब आप स्नेल का नियम सीधा अप्लाई कर सकते हो। तो अपवर्तक पृष्ठ पर स्नेल नियम से, अपवर्तक पृष्ठ पर स्नेल नियम से, अब ये स्नेल का नियम क्या होगा? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल होता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक के बारे में हम ये जानते हैं कि अपवर्तनांक उस माध्यम का लिखा जाता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। तो यहाँ प्रकाश किरण आ रही थी N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से और प्रवेश कर रही थी N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक लिखा जाएगा वो N2 माध्यम का होगा लेकिन N1 के सापेक्ष होगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? माध्यम 2 का अपवर्तनांक लेकिन 1 के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा अपने पास स्नेल का नियम। चलिए आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो यदि आई और आर अति अल्प होंगे, आई और आर यदि अति अल्प हो जाएंगे या यूं कह लो इसका द्वारक बहुत छोटा होगा, तो ये जो साइन आई है वो लगभग आई के बराबर होगा।
साइन आर है वो लगभग आर के बराबर होगा, तो यही समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे अपने ये कह दें यदि आई तथा आर अति अल्प हो। आप ऐसा भी कह सकते हो कि यदि द्वार का अति अल्प हो उस केस में तो आई बटे आर बराबर बन जाएगा n21 को आप कह सकते हो n2 बटे n1, n2 बटे n1। अब आप यहां से इसका वजन गुणा कर लीजिए तो बन जाएगा i इंटू n1 बराबर r इंटू n2। अब आप क्या करोगे, i और r की वैल्यू पुट करोगे। i की वैल्यू समीकरण 1 में है और r की वैल्यू समीकरण 2 में है, तो 1 और 2 से आप वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा फिर n1 i की वैल्यू पुट करें तो i की वैल्यू है जी अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार n2 बच गया और r की वैल्यू है बीटा माइनस गामा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये आ गया जी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं अल्फा बीटा गामा, आपको यदि याद हो तो हमने सिर्फ कल्पना की थी, अपनी मर्जी से एंगल को माना था अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ गई है। तो अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। वो वैल्यू यहाँ पुट करते ही अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो अल्फा बीटा और गामा कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए हमने क्या किया, ओ को पी से मिलाया। O को P से मिलाने पर ये OP रेखा है वो मुख्य एक्स के ऊपर लंबवत रेखा हो गई और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनने वाला है। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज अल्फा के लिए काम आएगा, एक बीटा ज्ञात करने के लिए और एक गामा ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज काम में लोगे, ए ओ पी। ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है इस त्रिभुज में आपको अल्फा एंगल दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में आप tan अल्फा का सूत्र अप्लाई कर दोगे। इसी प्रकार बीटा ज्ञात करोगे ना, तो बीटा वाला त्रिभुज जिसमें बीटा एंगल बनता है वो त्रिभुज कौन सा होगा, ओ पी और ये हो गया सी, ये त्रिभुज, इसमें आप tan बीटा का सूत्र लगाओगे। इसी प्रकार गामा ज्ञात करोगे तो गामा ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज काम में लोगे, ओ पी बी, और ये त्रिभुज आपका बन जाएगा गामा ज्ञात करने के लिए, और इसमें आपको tan गामा का सूत्र लगाना है। तो जब भी आप tan अल्फा tan बीटा या tan गामा का सूत्र लगाते हो, द्वार को आपने बहुत पहले से अति अल्प मान रखा है, तो tan अल्फा जो होता है वो लगभग अल्फा के बराबर बन जाता है, tan बीटा होता है वो लगभग बीटा के बराबर बन जाता है, और tan गामा होता है वो लगभग गामा के बराबर बन जाता है। यानी कि अपने पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो आइए बात करते हैं अल्फा बीटा और गामा ज्ञात करने की। तो आपके पास अल्फा ज्ञात करने के लिए पहला त्रिभुज होगा ए ओ पी, ए ओ पी। इस त्रिभुज की अपने बात करें, यदि आपको समझ में आ रहा है तो मन ही मन में गुनगुनाइए कि आपको क्या करना है। अभी हमें इस त्रिभुज में किसका सूत्र लगाना है, tan अल्फा का। tan बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के आधार पे tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अभिलंब कौन होगा, ओपी, आधार कौन होगा, ओ ए। तो tan अल्फा बराबर बन जाएगा ओपी बटा ओ ए, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैंने कहा था कि ये अल्फा के बराबर बनेगी, और ये समीकरण नंबर 4 में अल्फा का मान निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप बीटा ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए बीटा के लिए आप कौन सा त्रिभुज काम में लोगे, ओ पी सी, ओ पी सी में सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, tan बीटा का। तो tan बीटा बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो अभिलंब होगा ओपी, और आधार कौन सा बन जाएगा, ओ से लेके सी तक, यानी कि ओसी इसका आधार बन जाएगा। ये हो गया आधार, और ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेट किसके बराबर, बीटा के बराबर। ओके, अब आपको गामा ज्ञात करना है, तो त्रिभुज कौन सा काम लोगे, ओ पी बी। तो अगली बार आपको त्रिभुज काम में लेना है ओ पी बी में सूत्र बन जाएगा आपका tan गामा का, tan बराबर लंब बटे आधार की बात करें तो अभिलंब होगा ओपी और आधार होगा ओ से लेके बी तक। तो ये बन जाएगा ओपी बटे ओ बी, और ये tan गामा है वो लगभग बराबर बन जाएगा गामा।
तो यहाँ समीकरण 4, 5 और 6 में आपके पास अल्फा, बीटा और गामा के मान आ चुके हैं। ये वैल्यू आप समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए। तो फिर समीकरण 4, 5 व 6 से 3 में मान रखने पर समीकरण 4, 5 व 6 से 3 में मान रखने पर ऐसा करने पर समीकरण 3 जो अपने पास है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जैसे n1 आगे अल्फा, और अल्फा का मान है OP बटा OA, OP बटा OA प्लस है बीटा, बीटा का मान है OP बटे OC, OP बटे OC इज इक्वल होगा n2। वापिस से बीटा निकल के आया, बीटा का मान वापिस हो जाएगा OP बटे OC, OP बटे OC। और अब आपको गामा की वैल्यू पुट करनी है, गामा हो जाएगा OP बटा OB, OP बटा OB। तो यहां से अब यहाँ पे भी OP और यहाँ भी OP कॉमन आएगा, OP से OP है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के समीकरण ये इस रूप में आ जाएगी, n1 बटा OA प्लस n1 बटे OC इज इक्वल होगा n2 बटे OC माइनस n2 बटे OB। ये रूप बन गया। अब आप यहां से सीधा कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में लोगे, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से कार्तीय चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से काम में लेते हैं, n1 बटे OA, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है प्रत्येक में, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ से ए पे जाना है, ए पे जब आप पहुंचोगे तो क्या मिलेगा, बिंब मिलेगा। तो ओ से ए तक की दूरी वो बिंब दूरी बन जाएगी, जो कि u के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। और इस दूरी को मापने के लिए आपको आपकी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, अतः ये मापी गई दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि ओ से लेके ए तक की दूरी है वो माइनस का u होगी। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस का u प्लस n1 बटे OC, O से आप C की ओर चलते हो, C पे आपको वक्रता केंद्र मिलेगा। तो O से लेकर के C तक की जो दूरी आती है वो वक्रता केंद्र के तुल्य होती है, जो कि धनात्मक प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इस दूरी को मापने के लिए आपको आपतित प्रकाश की दिशा में चलना पड़ेगा, अतः ये R बन जाएगा इज इक्वल n2। वापिस से OC मान प्राप्त हो गया, जो कि पुनः R बन जाएगा माइनस n2। OB के स्थान पे क्या लिखोगे, O से B तक आते हो तो B आपको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा B पे। तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस होगी O से B तक वो आपकी प्रतिबिंब दूरी होगी, और प्रतिबिंब दूरी होता है वो V होता है। और इस दूरी को मापने के लिए आपको किरण आपकी प्रकाश किरण की दिशा में चलना होगा, अतः ये दूरी प्लस में भी रहने वाली है, और ये जो माइनस का निशान वो पहले से था वो यहाँ पे चल के आया है। ओके, अब आप क्या करोगे, r और r को एक साथ ऐसे एंगल कर लो, तो पक्षांतरण करना पड़ेगा, इस b वाले पद को इधर पहुंचा दो, तो ये माइनस का है ऑलरेडी, सामने जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का बैठा हुआ है। तो पक्षांतरण करने के पश्चात n2 बटे v माइनस का कितना है n1 बटे u इज इक्वल, ये सेम अपने स्थान पे बैठा हुआ है n2 बटे r, और ये उधर आकर के माइनस का हो जाएगा n1 बटे r। ओके, r और r एलसीएम लघुत्तम आ जाएगा, तो n2 बटे v माइनस n1 बटे u इज इक्वल n2 माइनस n1 बटे r। समीकरण नंबर 7। ये जो आपका समीकरण नंबर 7 निकल के आया है वो आपके अपवर्तन सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो अब मैं आपको क्विकली और बता दूं, पुनः रिवाइज कर दूं कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या इसमें स्टेप्स फॉलो हमने की थी, जिसको आप ध्यान में रखोगे। तो अपवर्तन सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए आपको अपवर्तन का नियम बोले तो स्नेल का नियम काम में लेना है। स्नेल नियम में आपको जरूरत पड़ती है आई और आर की, अतः पहले से आई और आर ज्ञात करके रखो, उसके बाद आप स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल का नियम अप्लाई करने के पश्चात जब आप आई और आर की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा, बीटा और गामा आपको अननोन यानी कि अज्ञात राशियां नजर आएंगी। अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल के समीकरण 3 में पुट कर दो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और समीकरण नंबर 7 है वो अपवर्तन सूत्र को प्रदर्शित करेगी। अब ये जो अपवर्तन सूत्र है आगे हम इसको यूज में लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स में भी या फिर लेंस मेकर सूत्र को डेरिवेटिव करने में,
तो इस सूत्र का यूज कैसे होता है उसको थोड़ा गहराई से समझना और देखना, क्योंकि आगे इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज में लेने वाले हैं, तो इसको आप यहाँ समझोगे कि ये काम में कैसे आता है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक n1 है, n1 पीछे वाले माध्यम का है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, और n2 है वो आगे वाले माध्यम का, यानी कि जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। जिससे प्रकाश किरण आ रही है वो पहले वाला माध्यम मैंने माना है, और जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है वो दूसरे वाला माध्यम मैंने माना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है, उसके बटा में आता है हमेशा प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी कितना है, v हो गया, माइनस n1 पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक बटे में आता है बिंब दूरी, इज इक्वल ऊपर वाली राशि सेम रहती है, मतलब n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे में आ जाता है r। तो ये चीज आप याद रखोगे कैसे काम आता है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है बटे में होता है प्रतिबिंब दूरी, माइनस पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक मतलब जहां से प्रकाश किरण आती है बटे में होता है बिंब दूरी, इज इक्वल ऊपर वाली राशि ये सेम रहती है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे आ जाता है r। यदि ऐसा हो जाता कि आप इसको n2 अपवर्तनांक मान लेते और इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते, तो ये फॉर्मूला फिर आप यदि ऐसे डेरिवेटिव करके लाते तो इसके स्थान पे ये फॉर्मूला क्या रूप ग्रहण कर लेता, सबसे पहले आगे वाले माध्यम का अपवर्तनांक जो कि हमने n1 ले लिया है, तो ये फिर यहाँ पे n1 आता बटे में प्रतिबिंब दूरी है, माइनस पीछे वाले माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ लिखा जाता है जो कि अब हमने n2 लिया है, तो यहाँ n2 आता बटे में आता है बिंब दूरी u, इज इक्वल ऊपर वाली राशि सेम होती है n1 माइनस n2 बटे वक्र का त्रिज्या आ जाती है, फिर ये उसका समीकरण निकल के आ जाता। तो n1 और n2 को आप यदि इस प्रकार से लेकर के आते हो तो आपके सामने ये समीकरण निकल के आता है। तो ये समीकरण को डायरेक्टली यूज करने का सिंपल सा तरीका होगा जो आपको याद रखना है। इसको हम डायरेक्टली आगे वाले टॉपिक में, आगे वाली क्लास में लेंस मेकर सूत्र में इसको यूज में लेने वाले हैं। तो मैं पुनः इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि ये यूज कैसे होता है, आप इसको कंठस्थ याद करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और जब भी आगे वाली क्लास में आप आते हो उसको अटेंड करते हो उससे पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना कि इसका यूज कैसे होता है, ताकि आपको वो क्लास परफेक्टली समझ में आए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।